हाँ, तो आज की अपनी प्रश्नावली है उसके अंदर हमें ये सीखेंगे कि जो दो समीकरण युग्म आपको दिए हुए हैं उनका हल कैसे ज्ञात करना है, उनकी प्रकृति क्या है और उनकी रेखाएं किस प्रकार की होंगी। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले रेखिक समीकरण युग्म, उसके अंदर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये तीन शर्त लगाएंगे। और वो तीन शर्त इस प्रकार से है कि मान लो हमारे पास में इस तरह के समीकरण के मान है कि ये दोनों दो बराबर है और ये बराबर नहीं है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही बराबर नहीं हो, अर्थात a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। इसी तरह a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये तीन शर्त हैं जो हमें प्रश्न से उठा के लेके आनी है, अर्थात a1 a2 का मान, b1 b2 का मान और c1 c2 का मान देखना है। और तब ये शर्त लगती है, तब हमें तीन चीज यहाँ पर ज्ञात करनी है। पहली चीज होती है उसकी प्रकृति, दूसरा उसका हल और तीसरा है रेखा। अब गौर करने की बात ये है कि हमारे पास में दो समीकरण थे और हमने ये सारे मान ज्ञात किए और ये शर्त लगी कि ए दो मान तो बराबर आ गए, अर्थात x का गुणांक और y का गुणांक दोनों मान बराबर आ गए पर अचर संख्या बराबर नहीं हुई। तो ऐसे प्रश्नों की जो प्रकृति है वो क्या होगी, हल क्या होगा और रेखा क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों की जो प्रकृति है वो होगी असंगत, और जिनकी प्रकृति असंगत होती है उनका हल कोई नहीं, कोई हल नहीं। और रेखा होती है समांतर। इस तरह से हमें ये तीन चीजें हैं जो प्रश्न में से निकालनी है कि अगर प्रकृति पूछा तो आपको आंसर देना है कि ये शर्त लगी है अतः इसकी प्रकृति असंगत होगी। फिर आप उसका हल बता रहे हैं तो कहेंगे कि इस यही शर्त लगी हुई है तो उसका हल कोई नहीं है, अर्थात न तो x का मान प्राप्त होगा न y का। और जो रेखा होगी वो होगी समांतर रेखा जो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जैसे रेल की पटरी है, रेल की पटरी कहीं भी जाए अगर वो घूमेगी तो भी इस तरह से घूमती है कि उनकी बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए वो समांतर रेखा कहलाती है। अब शर्त नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। यदि हमारे पास में इस तरह का समीकरण दे दिया कि x का गुणांक जो दोनों समीकरणों का बटे में दिख रहे हैं और y का गुणांक जो बटे में दिख रहे हैं वो अगर दोनों ही क्या है, अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग होने पर जो प्रकृति होगी वो होगी संगत। और ऐसे समीकरण युग्म का जो हल होगा वो होगा अद्वितीय हल। यहाँ अद्वितीय का मतलब है कि दो मान हमें ऐसे प्राप्त होंगे जो दोनों सारणियों में मिल सकते हैं। वो दो ही मान होंगे, एक x का और एक y का, उसी का कहते हैं अद्वितीय हल। और जो रेखा होगी वो रेखा होगी आपकी एक दूसरे को काटने वाली रेखा, जिसका नाम होता है प्रतिच्छेदी रेखा। अर्थात ग्राफ के अंदर ये रेखा जहां पर काटेंगी वो ही इसका अद्वितीय मान है, x और y का मान प्राप्त होता है, जो हम आगे इन प्रश्नों में ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे तब लिखेंगे। इसी तरह तीसरी शर्त, तीसरी में क्या है कि x का गुणांक है, ये y का गुणांक है और ये अचर है, यानी x के साथ वाली संख्या बटे में लिख दो दोनों समीकरण की, y की जो संख्या है उसको बटे में लिख दो और अचर बटे में लिख दो। यदि वो बराबर आती हैं, कई बार डायरेक्ट बराबर ना आकर उसको हम काट दें किसी पहाड़े से तो भी वो क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो प्रकृति है वो होगी संगत, और इसका जो हल होगा वो होगा अनेक हल या अनंत हल। और इसकी जो रेखा प्राप्त होगी उसको बोलते हैं समपाती रेखा। इस समपाती रेखा का अर्थ
ये है कि समीकरण दो है, दो सारणियों से हम दो रेखाएं बना रहे हैं, लेकिन संयोग ये होता है कि वो एक ही रेखा पर सारे मान आ जाते हैं, अर्थात दोनों सारणियों के जो मान है वो एक ही रेखा पर आ जाएंगे। उस रेखा का नाम क्या है? समपाती रेखा। तो इन चीजों को याद करते हुए जब हम आगे ग्राफ की विधि से हल करने जा रहे हैं तो वहां ध्यान देंगे कि जैसे हमारे पास में अगर हम पहले क्वेश्चन पर, ये पहला प्रश्न है इसका, इसके ऊपर नजर डालें तो ये हमें पूछ रहा है कि संगत है कि असंगत, ये पूछ रहा है संगत है कि असंगत। तो हमें करना क्या है? हमें तो ये पकड़ना है x के गुणांक a1 a2, y का गुणांक b1 b2 और अचर c1 c2। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले अपने को लिखना है a1 बटा a2। a1 पहले समीकरण का x का गुणांक है, a2 दूसरे वाले का, अर्थात x की संख्या ऐसे बटे में लिख दो और कटती है तो काट दो। जैसे यहाँ देखो 4 2 से कट रहा है 2 बार, तो आंसर प्राप्त क्या हुआ? 1/2। इसी तरह से हम इसको लिख के देखेंगे तो क्या लिखेंगे? v1 और v2 ये y के गुणांक होते हैं, तो y 3 और 6 है यहाँ पर, और चिन्ह साथ में लेना है, तो ये 3 और ये 6 और साथ में चिन्ह माइनस का ले लिया। अब ये भी कट रहा है और वही मान प्राप्त हो रहा है 1/2, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? 2 बार, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से लिखते हैं c1 बटा c2, ये c1 और c2, तो यहाँ ध्यान देते हैं ये 8 है और ये क्या है? 9 है। तो ये मान कितना प्राप्त हुआ? 8/9। अब ये मान हमें खुद बता रहे हैं कौन सी शर्त लग रही है। ये मान हमें बता रहे हैं ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, अर्थात ये दोनों मान हमारे क्या है? बराबर है, पर ये मान जो है वो बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे इसको? ऐसे लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अब जो मैंने आपको समझाया कि उसकी प्रकृति, उसका हल, उसकी रेखा, वो सारी चीजें एक साथ प्रश्न में नहीं पूछी जाती, कोई एक चीज पूछी जाती है। जैसे इस प्रश्न में क्या पूछा? संगत या असंगत, अर्थात उसकी प्रकृति आपको बतानी है। तो क्या होगी इसकी प्रकृति? संगत। क्या होगी? असंगत, सॉरी। तो इसकी प्रकृति आ रही है अपने पास में असंगत, और जब असंगत आ रही है, हल पूछे तो लिखना है कोई हल नहीं, हल पूछा नहीं गया है, तो इस सवाल का हमें जवाब मिल गया कि ये एक जो समीकरण युग्म है वो संगत है। इसी तरह दूसरा भाग है, दूसरे भाग पर देखो 3x माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 4। यहां से हम लिखेंगे a1 बटा a2 का मान, जो हमें प्राप्त हो रहा है 3/6, कहने का अर्थ 1/2, क्योंकि कट गया, सरल कर दिया इसको। इसी तरह ये जो y का जो मान है वो है b1 बटा b2, और उसका जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो -1 बटा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर हमें मिल गया 1/2। c1 c2, c1 बटा c2, और इसका जो मान हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 2 और 4, अर्थात 2/4 यानी 1/2। तो इसमें हम देख रहे हैं a1 a2, b1 b2, c1 c2 तीनों बराबर है, तो हमारे पास में शर्त लिखने को मिल गई a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और जब ये शर्त होती है और पूछा जाता है तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म संगत होगा। तो ये हमारे 4.1 की जो प्रश्नावली है उसका पहला सवाल बताने का इतना ही तरीका है, क्योंकि उसमें या तो संगत बताना है या असंगत, जो इन शर्त से हम बता सकते हैं, जिसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, 2 मैंने आपको कर दिए हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रश्न नंबर 2 को पढ़ेंगे, तो उसमें दिया हुआ है कि उसको ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से हल भी ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति भी बतानी है, अर्थात हमें ये मान भी बताना है और साथ में उसका ग्राफ भी हल करना है। तो इस ग्राफ को करने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो सीखनी है।
जैसे देखो, आप सब जानते हो कि ग्राफ जब हल करते हैं तो हमारे पास में दो लाइन होती है। एक लाइन जो क्षैतिज लाइन है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन है उसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर चतुर्थांश बन गए 4, 1 2 3 और 4। यहाँ चिन्हों का प्रयोग करना है। तो चिन्ह क्या होते हैं कि जब यहाँ चलते हैं तो ये भी प्लस होता है, और इधर चलते हैं तो ये भी प्लस होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो पहला आपका कॉलम है, पहला जो चतुर्थांश है, उसमें हमेशा दोनों प्लस प्लस के मान आएंगे, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो। फिर हम दूसरे में चलते हैं, ये इधर से होते हैं, इस तरह से चलना है। तो ये पहला, ये दूसरा भाग। अब जो दूसरा भाग है उसमें हम देख रहे हैं कि ये मूल बिंदु होता है अपना, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटती हैं, उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। और उसका निर्देशांक अगर पूछा जाए तो आप उसका आंसर देंगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए जब इधर आ रहे हैं तब ये चीज तो माइनस में होगी, यानी x का मान तो हो गया माइनस में और y का मान हो गया प्लस में। तो हमें दूसरे कॉलम का जो चिन्ह प्राप्त हुआ वो ये हुआ, माइनस और प्लस, ये चिन्ह है। इसी तरह हम जाएंगे तीसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम को सीखने के लिए फिर ध्यान देंगे इसके ऊपर कि इधर आ रहे हैं बाईं ओर और इधर जा रहे हैं नीचे की ओर, तो दोनों ही चिन्ह माइनस के होंगे। अर्थात जो तृतीय आपका चतुर्थांश है उसके दोनों चिन्ह माइनस के होंगे। इसी तरह अंतिम जो चौथा कॉलम है उसमें हम देख रहे हैं x तो प्लस है और y नीचे की तरफ है, अर्थात माइनस में होगा। तो इसका जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस माइनस। तो हमें ग्राफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन चीजों की जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद में हमें पता है कि ये जो मान है इधर ये सभी प्लस के होंगे। जैसे मैं लिख दूं कि प्लस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से। इधर लेंगे, बाईं ओर लेंगे तो ये मान आएगा -1, -2, -3, इस तरह से बढ़ेंगे। इसी तरह y का ऊपर की ओर जो मान होगा वो प्लस में होगा। जैसे ये मान है तो ये +1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और नीचे की तरफ आएंगे तो ये माइनस में आएगा, -1, -2, -3, इस तरह से जितने हमें मान चाहिए हम उसको आगे लिखते रहेंगे। तो ये -1, -2 ये मैं जो लिख रहा हूँ ये एक नियम है, उसके अनुसार लिखा जा रहा है। उस नियम का नाम है पैमाना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, तो इसमें कोई एक संगत मान है जिसका मान 1 है, यानी एक अंतर से लिखते हैं तो वो उसका होता है पैमाना। और उसको लिखते हैं x अक्ष का पैमाना और y अक्ष का पैमाना। जब भी हम ग्राफ हल करते हैं तो बाईं तरफ यानी जो पहला कॉलम होता है उसके ऊपर आपको हमेशा इस पैमाने को लिखकर दर्शाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1 1 का अंतर, तो आप लिखेंगे x अक्ष पैमाना और उसका आंसर लिखेंगे 1 बड़ा खाना जो आपके ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का होता है बराबर 1 इकाई। यानी ग्राफ का जो 1 सेंटीमीटर का आपका जो कॉलम होता है उसका मान 1 इकाई के बराबर हो गया। इसी तरह सेम क्या हो गया, y अक्ष हो गया, सेम हो गया ये भी, क्योंकि हमने 1 1 का अंतर लिया है। यदि हमें संख्याएं इस प्रकार की मिले जो 1 1 से अपने ग्राफ में नहीं दर्शाई जा रही, तो हम उस संख्या के अंदर जितना अंतर लेंगे वो ही हमारा पैमाना होगा। सपोज करो यहाँ 5 होता, 10 होता, 15 होता, 20 होता, तो हमें अंतर क्या प्राप्त होता, 5। तो यहाँ क्या लिखते कि 1 बड़ा खाना बराबर 5 इकाई। अगर 100 का ले लें तो 1 बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। तो वो प्रश्न का रूप देखकर हमें आगे बढ़ना है। तो ये इसकी मूल चीज है जो आपको 9th क्लास में पढ़ाई गई है और 10th में भी पढ़ा रहे हैं, और परीक्षा में जरूर इसका एक सवाल आता है और वो भी 6 नंबर अंक में आता है। और उसमें सबसे पहले यही जानकारी जरूरी है कि आपने जो रैखिक समीकरण युग्म आपको जो दिए हुए हैं उसमें a1 a2 का मान क्या है, b1 b2 का मान क्या है, c1 c2 का मान क्या है।
फिर हम उसकी दो सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद में ये जो ग्राफ ये रूप है ये आपको याद होना चाहिए, और इसमें ये भी याद होना चाहिए कि जो O, यहाँ 0 नहीं है, ये क्या है, O है। O का जो निर्देशांक है वो होता है 0 0। कई बार ये पूछ लेते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो, तो आपको लिखने हैं 0 0। कई बार पूछ लेते हैं कि ये बिंदु है, यहाँ पर एक x है और एक y है, तो मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो आपको पता है कि दूरी वाली जब प्रश्नावली आपको पढ़ाई गई थी तो आपको बताया गया था कि ये तो 0 0 है, यानी x में से भी 0 घटाना है, y में से भी 0। तो 0 क्या है, कुछ नहीं होता है, तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, अर्थात रूट में आ जाएगा √x² और y²। कई बार अपने जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अब हमें सीखना है कि ग्राफ हम सारणी कैसे बनाएं और उसकी रेखाएं कैसे खींचें इसमें, और वो रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें। तो ये प्रश्न नंबर 2 में हमें ग्राफ की विधि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दो चर है अपने पास x और y, या तो समीकरण को x के बराबर लिखना है या y के पक्षांतरण करते हुए, जैसे यहाँ लिखा मैंने x बराबर 3 - y। अब अपने को क्या करना है, इस y की जगह कोई भी 3 मान उठा लें और यहाँ रखें। तो उठाया हमने 0, तो हमारा रूप बन गया 3 - 0 यानी 3। हमने यहाँ पर लिख दिया 1, तो अगला मान बन गया 3 - 1 यानी 2। इसी तरह हम चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 - 3 0। तो इस तरह से हमें ये एक समीकरण का जो रूप है वो एक तालिका के रूप में प्राप्त हो गया जिसमें x y लिखा हुआ है। इसी का दूसरा भाग ये है 3x - 2y = 4। अब ये यहाँ से हम पक्षांतरण करते हैं तो देखते हैं कि 3x = 4 + 2y। अब हमें मान ज्ञात करना है x का, x = 4 + 2y अपॉन x का गुणांक यानी 3। इस तरह से अब इसके अंदर अपने को ऐसा मान लिखना है कि ये ऊपर वाला सरल करें, अर्थात ऊपर वाला जोड़ करें, या माइनस में लिखो तो जोड़ बाकी करें और नीचे वाले का भाग दें। तो जब हम अपनी मर्जी से ऐसा मान लिख रहे हैं तो हमें इतने पहाड़े तो आते हैं बच्चों को 10वीं क्लास के अंदर कि वो आराम से इस सारणी को x y के मान को सीख सकता है। यहाँ पर ध्यान दें कि मैं y का मान 1 लिख रहा हूँ, यानी y = 1 से x बराबर, अब x ये मान आया 4 + 2 और y के स्थान पर आ गया 1/3। तो इस तरह से सरल करके देख लेंगे तो ये दिखाई दे रहा है 2 एकड़ 2 और 4 जोड़ दिए तो बन गए 6, और 6/3 का मतलब हो गया 2। अर्थात जब हमने y का मान 1 लिया तो x का मान 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह हम अगला मान ले लेंगे y = 4 से। अब मैंने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर अगर 2 लिखूंगा तो ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और ये भी 4 है तो हो गए 8, और 8 दिन के जो पहाड़ा है उसमें कटता नहीं है, तो हम ऐसे मान ले लेंगे जो आसानी से कट सके। जैसे मैं यहाँ पर 4 ले रहा हूँ, तो 4 लेने के बाद में अपने को जो मान प्राप्त होता है वो है 4 + 2 × 4/3। अब यहाँ देख रहे हैं 4 दूनी 8, 8 में जोड़ेंगे 4 तो बनेंगे 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है 4 बार। तो इस तरह से यदि हमने इसका मान 4 लिया तो इसका मान भी 4 प्राप्त हुआ। इसी तरह आप मौखिक भी इसको आगे हल कर सकते हो कि आपके पास 1 आ गया, 4 आ गया, तो हमें अंतर दिखाई दे रहा है 3 का, तो यहाँ 7 आएगा, और जब यहाँ 7 आएगा तो यहाँ से देखो 2 से 4 आया तो 4 से कितना आएगा 6। इस तरह से हम चाहे तो इसको कर सकते हैं 7 मान रखने पर 7 में 14, 14 में जोड़ दिए 4 18, 18 में 3 का भाग दिया 6, अर्थात ये मान प्राप्त हो गया 6 और 7।
अब आलेखीय जो विधि है वो कह रही है कि इन दोनों को आपको रेखाएं बनानी है। पहली जो आपकी सारणी है उससे भी एक रेखा बनानी है और दूसरी जो सारणी है उससे भी एक रेखा बनानी है और वो इस ग्राफ में बनानी है। जैसे हमारे पास में ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमें इन मानों को लिखना है जो अपनी सारणी में आए हुए हैं। इस सारणी में मान आया 3 0, x का मान 3, y का 0, अर्थात यहाँ से 1 2 3 ये जो मान है इसको कहते हैं 3 और 0। दूसरा मान देख रहे हैं 2 1, x 2 और y 1, यानी यहाँ से 2 की सिद्ध में और 1, ये हो गया 2 और 1। तीसरा मान 0, यानी x पर नहीं चलना है और 3, ये y पर चलना है इधर, 1 2 3, ये मान हो गया 0 3। और इसको अपनी स्केल की सहायता से बढ़ाते हुए एक लंबी लाइन खींच देंगे जिसमें ये तीनों बिंदु मिलते हुए नजर आना चाहिए। इसी तरह पहली सारणी का काम पूरा हो गया। अब दूसरी सारणी में चलेंगे तो दूसरी सारणी कह रही है 2 पर 1, 2 पर 1 जो पहले से भी आया हुआ है ये रहा, यानी वापस यही बिंदु आ गया। फिर अगला है 4 पर 4, यानी इधर भी 4 और ऊपर भी 4, यहाँ आएगा ये बिंदु आपका 4 4। और जो तीसरा बिंदु है वो है 6 पर 7, वो और आगे जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये इस तरह से जा रही है जिसका एक बिंदु तो 4 4 होगा और एक बिंदु होगा 6 और 7। इस तरह से हमने दो समीकरणों से दो रेखाएं प्राप्त की और वो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही हैं उस बिंदु का नाम है प्रतिच्छेद बिंदु, अर्थात उसका हल। और जो हल है x पर तो 2, क्योंकि उसको इस सिद्ध में लेके आएंगे तो ये 2 मान है और इस सिद्ध में लेके आएंगे तो ये 1 है। तो हम यहाँ हल लिखेंगे, अतः हल बराबर 2 1, 2 और 1, जिसका मान होता है x का मान 2, y का मान 1। इस तरह से ग्राफ की विधि से इसको हल कर सकते हैं। अब साथ में इसने क्या पूछ लिया, उसकी प्रकृति पूछ ली। तो प्रकृति को बताने के लिए फिर सूत्र लगाएंगे a1 बटा a2, a1 बटा a2 दोनों ही x के गुणांक हैं। गौर करें इधर, यहाँ पर आपने जो समीकरण था उसमें 1 और 3 आ रहा है, यहाँ समीकरण था उसमें 1 और -2 आ रहा है। तो a1 बटा a2 का मान आया 1 बटा 3, b1 बटा b2 का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1 बटा 2, ये माइनस में आ रहा है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 बटा 3 और 1 बटा 2 बराबर है, नहीं है। तो हमारे पास में जो शर्त आई वो आई a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। और जहाँ ये शर्त लगती है वहाँ हल तो होता अद्वितीय जो हमने ज्ञात किया, x बराबर 2 और y बराबर 1, और जो प्रकृति इसकी होती है वो होती है संगत। इस तरह से ऐसे सवालों को हम ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं। तो अगला जो अपना सवाल है इस प्रश्नावली का वो है कि आपको दो रैखिक युग्म समीकरण दिए हुए हैं, उनको आपको ग्राफीय विधि से हल भी करना है और लास्ट में वो बिंदु बताने हैं जो y अक्ष पर आप काट रहे हैं रेखा में। तो सबसे पहले वही नियम है कि मान लो हम ये सवाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इसका पक्षांतरण करना है इस तरह से कि 3x बराबर 12 माइनस 2y, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3। ये हमें इस पहले रैखिक समीकरण से x का मान प्राप्त हुआ। यहाँ से हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें कम से कम 2 या 3 मान इस सारणी में लिखेंगे। तो हमें देखना है कि y का मान यदि हम यहाँ पर जो भी रखें उसको 2 से गुणा करेंगे और 12 से प्लस माइनस करेंगे
और उसके बाद में जो संख्या बचती है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो हमें सोच कर ऐसे मान रखने हैं कि वो 3 के पहाड़े की संख्या ऊपर जोड़ बाकी करने पर प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर मैं अगर y की जगह 0 लिख दूँ, 2 को 0 से गुणा करूँगा तो 0 हो जाएगा, और 3 से 12 कट रहा है और आंसर आ जाएगा 4। यदि मैं यहाँ पर 3 लिखूं तो ये मान 3 का 2 से गुणा करने पर 6, और ये 12 है, 12 में से 6 कम करने पर 6 ही बचेंगे, और 3 के पहाड़े में 6 2 बार आएंगे, अर्थात x का मान होगा 2। इसी तरह अगला मान लिखेंगे तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि इनका अंतर 3 का है, तो अगला मान क्या आएगा 6, और ये 2 का अंतर है लेकिन माइनस में है अर्थात घट रहा है, तो इसमें से 2 यानी 0 आ जाएगा। इस पर इसकी तुलना करें, वेरीफाई करो इसकी, तो आप देखोगे कि 6 को 2 से गुणा करने पर 12, ये भी 12 है, बीच में माइनस है, 12 माइनस 12 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो वो भी 0। तो ये तो पहले समीकरण से है। अब समीकरण 2 है 5x माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये माइनस का 2y है, इसको पक्षांतरण कर दें, इधर लिख दें, इस तरह से लिख दें कि आपने 2 को तो इधर ले लिया, दाएं पक्ष में चिन्ह बदल दिया, और जो 4 था उसको ले लिया बाएं पक्ष में, उसका भी चिन्ह बदल दिया। अब दोनों पक्षों को हम इधर उधर लिख सकते हैं, अर्थात हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का जो गुणांक है वो इसके बटे में आ जाएगा। तो हमें y का मान क्या प्राप्त होगा कि 2x माइनस 4 बटे 2। अब की बार आप जब सारणी बनाओगे तो आपको मान लिखने हैं x के, कि x की जगह आप ऐसे मान लिख रहे हैं कि 2 से गुणा करना है, 4 घटाना है। जैसे आप देख रहे हो कि यदि इस x में यहाँ 0 लिख दें तो 2 का 0 से गुणा करने पर 0 हो गया, क्या बच गया -4 बटे 2, -4 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा -2, और ये y का मान प्राप्त हो गया। इसी तरह यदि हम चाहें तो इसके अंदर 2 भी लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो फिर इसमें जो अपना संबंध है इस पर गौर करेंगे कि 2 गुणा 2 4 -4, अर्थात 4 में से 4 गए तो 0, और 2 का भाग दिया तो भी क्या आ जाएगा 0। इसी तरह अगला जो मान लिखते हैं वो हमें x की जगह 4 लिख देना है, और जैसे हम 4 लिखेंगे इसमें तो 4 दूनी 8, और उसमें से घटाए 4 यानी 8 माइनस 4, फिर 4 बच गए, और 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई 3 मान लिखने के बाद में 2 हमें सारणी प्राप्त हो जाती है, और उन सारणियों को हमें ग्राफ के रूप में, जो ग्राफ को आपका मिलेगा उस कॉपी के अंदर जाना है, और एक x अक्ष और y अक्ष लाइन मिलाते हुए दोनों के हल ज्ञात करने हैं। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए क्या लिखोगे, अब एक हमने यहाँ पर जो चीज छोड़ी वो ये थी कि x क्या था 5 था, यहाँ भी x क्या था 5 था, तो क्यों ना हम 5 के हिसाब से मान लिखें। जब 5 के हिसाब से लिखेंगे तो ये तो 0 और ये आ गया। फिर दूसरा जो मान लिखेंगे यहाँ पर 2, तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए, कितने बच गए 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, लेकिन हमें यहाँ 2 का भाग नहीं देना है, सही है 2 का भाग ही देना है। और उसके बाद में ये मान लिख दिया 4, तो 4 बन जाओ 20, 20 में से 4 गए 16, 16 में 2 का भाग दिया 8,
कहने का अर्थ है कि जो भी समीकरण ग्रुप है उसी के अनुसार अपने को दो सारणी बनानी है और दोनों की रेखाएं खींचनी है। रेखाएं खींचने के लिए आपको वहाँ पर एक ग्राफ की कॉपी होती है, उसके अंदर बीचों बीच आपको कॉलम बनाना है, एक खड़ी लाइन लिखनी है और एक क्षैतिज यानी पड़ी लाइन लिखनी है। इस तरह से लाइनों को लिखते हुए आपको एक्स और ये जो इसकी एक लाइन खींचनी है, इसकी एक लाइन खींचनी है। मान लो ये लाइन यहाँ पर मिल गई, वो उसका क्या हो जाएगा, वो बिंदु हो जाएगा एक्स और वाई। अर्थात दो समीकरण जो आपको ग्राफ में सही ज्ञात करने हैं वो सही सही मान आपको उस ग्राफ वाली कॉपी में मिलेंगे। बोर्ड पर फिर भी हमारे मान क्या है, टेढ़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रत्येक कॉलम एक सेमी का होता है और एक सेमी के हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। इस तरह से एक्स वाई के दो मान प्राप्त करेंगे। तो ये इस प्रश्नावली का एक ये रूप भी है ग्राफ की विधि का कि पहले आप दो ग्राफ में जो लाइनें आती हैं उनको जब आप मिलाते हो तो वो वाई अक्ष पर कहाँ कहाँ काटते हैं, उन बिंदु के निर्देशांक भी आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये सवाल है कि आपके पास में ये दो समीकरण दिए हुए हैं और इसमें पूछा गया है कि वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज हमें ग्राफ में जब हम इनकी दो लाइन जहाँ काटेंगी वहाँ पर हमें एक वाई अक्ष के साथ त्रिभुज बनेगा जिसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस प्रश्न को सरल करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं x बराबर 20 प्लस 5 y बटे 4। अब इस प्रश्न में यहाँ पर जो चीज है वो बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दें कि यहाँ हमें एक समीकरण प्राप्त करना है, ऐसे मान लिखने हैं कि जिनके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम इसके स्थान पर y का जो मान है वो 0 लिख दें, y का मान 0 लिख दें, तो यहाँ 0 लिखने पर इसका मान 0 होता है और 4 का भाग 20 में 5 बार जाता है। फिर हम चाहे तो इसका मान 4 लिख सकते हैं y का, क्योंकि हमें पता है कि 4 को 5 से गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है और 20 और 20 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा और भाग देंगे तो भी 0 आ जाएगा। इस तरह से 2 या 3 मान हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 2 मान ज्ञात कर लिए जिसमें x और y का मान जहाँ 0 आ जाता है तो वहाँ पर हमें 2 मान पर्याप्त होते हैं, क्योंकि हमें दोनों अक्ष मिल जाते हैं, x अक्ष भी और y अक्ष भी। इसकी सारणी समीकरण से बनाएंगे तो इसका समीकरण बन रहा है 3x बराबर 15 माइनस 5y। तो x बराबर 15 माइनस 5y बटे 3। यहाँ भी हमें y का मान लिखना है। सबसे पहले सोचना है कि क्या मान लिखें और उसका जोड़ बाकी करने पर वो 3 के पहाड़े से कट जाए। तो ऐसे हमें कोई मान लिखने हैं। जैसे देखो ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर 0 लिख देते हैं तो ये मान 0 हो गया और हम जानते हैं 3 के पहाड़े में 15 5 बार आता है, तो यहाँ 0 आ गया तो ये 5 आ गया। अब अगला जो मान लिखते हैं वो मान लो यहाँ पर 3 लिखे, तो हम देख रहे हैं 5y अर्थात 5 गुणा 3 15 हो रहा है और यहाँ भी 15 है, तो घटाएंगे 15 माइनस 15 0 आ गए। इस तरह से अगर आगे तीसरा मान भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मान लो आपने 6 लिख दिया, 6 लिखने के बाद में y का 5 से गुणा है तो 6 का 5 से गुणा करने पर 30 आएगा और ये 15 है, तो 30 और 15 को घटाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। फिर हम उसका एक आलेखी रूप देने के लिए ग्राफ की जो आपकी कॉपी है उसके अंदर ये दोनों अक्ष x अक्ष और y अक्ष बनाते हुए इन बिंदुओं को स्थान देंगे कि इनका स्थान कहाँ है। जैसे ये पहले समीकरण में लिखा हुआ है 5 0, तो यहाँ से एक एक सेमी पर चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ये वो बिंदु है जिसके निर्देशांक 5 0 है। दूसरा बिंदु है 0 और 4, अर्थात ये जो मूल बिंदु है यहाँ से
चलना है 1 2 3 4, ये बिंदु प्राप्त हो गया जो है 0 और 4। अब ये आपको इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बनानी है जो इस पहली सारणी को व्यक्त करती है। और पहली सारणी का जो समीकरण होता है वो यहाँ लिख लो। इसका जो समीकरण था वो था 4x प्लस 5y बराबर 20। इसी तरह अब दूसरे मान में दूसरी जो तालिका आपने बनाई उसमें देखेंगे तो 5 0 जो इसमें भी था वो तो ये बिंदु है, दोबारा वही आ गया। 0 पर 3 अर्थात यहाँ से 1 2 3 ये बिंदु आ रहे हैं, 0 और 3। अगला बिंदु है -5 और 6। -5 अर्थात x का मान इधर आएगा 1 2 3 4 और 5 और इसके ऊपर जाएंगे तो ये 6 इधर प्राप्त होगा लगभग। इस तरह से एक लाइन प्राप्त होती है और इसका जो समीकरण है वो यहाँ दर्शा देंगे कि 3x प्लस 5y बराबर 15। अब सवाल पूछ रहा है कि हमें y-अक्ष युग्म द्वारा, तो y-अक्ष ये लाइन है y-अक्ष, तो यहां से एक ये त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। इसको आपको क्या करना है, इन बिंदुओं के त्रिभुज मान लो नाम दे दे P Q R है, तो त्रिभुज P Q R में P का जो निर्देशांक है वो है 5 0, Q का जो निर्देशांक वो हम देख रहे हैं 0 4 और R का जो निर्देशांक है वो हमें प्राप्त हो रहा है 0 3। इस तरह से करने का सबका एक ही तरीका है। लास्ट में ये जो पूछ लिया कि y-अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है वो बताओ, तो ये y-अक्ष के साथ बना हुआ त्रिभुज है और उसको आपको अलग अलग निर्देशांक